लेकिन उससे पहले फिरोज बख्ताब, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपको लग रहा है? 2-3 दिन से आप नहीं आए, कैसे हालात लग रहे हैं? ईरान ने तो कह दिया कि भाई बात नहीं करनी है, पहले लेबनान और दूसरी जगहों पे हमले रोक दो। ठीक है, तो इसराइल में असल में काफ़ी अच्छा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट तो है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है ये शख्स, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनके लिए खाना वगैरह ये उसका इंतजाम करता है। तो इससे अंदाजा यह होता है कि इसराइल में हालात ठीक नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खड़ी की गई है कि वो लोगों के खाने को देखें, उनकी उनकी ग़िज़ा उनको सही पहुंच रही है, वो अलग बात है। लोग छुपाते हैं हर चीज़ को, ठीक है। और इस चीज़ को भी इन्होंने काफ़ी हद तक छुपा के रखा कि हिजबुल्लाह जिस तरह के हमले कर रहा है और नॉर्दर्न इसराइल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह ने। हम नहीं चाहते जंग हो, कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन जब बैरूत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने 4,000 लोगों को कौम अखवा मतलब यह है कि शहीद कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी अपने बचाव को आएंगे। और काफी सारे बशारुल असद को राइटर्स जैसी न्यूज एजेंसी जब हलाक कर सकती है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। तो वो जो है फिर आया कि भाई ये न्यूज़ कहाँ से उड़ी होगी, तो फिर वो पूरे का पूरा ध्यान आया। उसके बाद जो है उसके फौरन बाद एक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, वहाँ पे वीडियो फिर आया सदर पेज़ेश्कियान का। उसमें उन्होंने बहुत गहरी बातें कही। उन्होंने बोला कि मैं सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना तो बहुत दूर की बात है, इस मुश्किल हालत में मैं ईरान को या किसी भी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने मुल्क के लिए सर कटाने के लिए तैयार। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई मिसाइल है या कोई जो है S-400 है, वो कुछ नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलामती हैसियत तो है उसकी। अब उसको अगर गोदी मीडिया दिखाए, देखिए लेबनान पे कब्जा हो गया है सब, तो उनको जानना चाहिए कि ये लोग आते हैं, ऐसे तातारी भी आए थे, मंगोल भी आए थे, ऐसा लगा कि पूरा मलिया मेट कर देंगे। उसके बाद आज मंगोल कहाँ हैं? मुमताज़ भाई, आपको, फिरोज बख्श साहब और जितने नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ट्रूथ सोशल है, और मैंने आपसे कई बार कहा कि वो जब भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो ऑलरेडी ईरान डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ की पूरी क़यादत ख़त्म की जा चुकी है। ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ईरान की मिलिट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ईरान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जाहिर सी बात है ना उससे बातचीत की जा सकती है ना कुछ। तो ये पता नहीं प्रपोजल उन्होंने किसको भेजा है, मंगल ग्रह को भेजा है, बुध ग्रह को भेजा है, बृहस्पति ग्रह को भेजा है, किसी न किसी को भेजा ही होगा। तो अब जो है उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि जब ये पूरा जो है कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आपने कौन से प्लेनेट को भेजा है, ये किससे नेगोशिएशन चल रहे हैं आपके? प्रपोजल, ये जो फ्रेश प्रपोजल, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड प्रपोजल, मॉडिफाइड प्रपोजल एंड दिस ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे प्रपोजल्स तो ठीक है। तो वो मंगल ग्रह से उनको बातचीत जारी रखने दीजिए। हम लोग जो है हकीकत के ग्रह से बात करते हैं। हकीकत के ग्रह की बात यह है कि एक अफवाह उड़ाई गई आज दिन भर, जो है गोदी मीडिया और सबने चलाया, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को गोदी मीडिया ने, और गलती से मैंने भी कुछ चीज़ें अपने यहाँ सोशल उस पर जो है शेयर कर दी। मुझे लगा कि गालिबन ये न्यूज़ सही होगी कि भाई पेज़ेश्कियान साहब ने रिज़ाइन दे दिया है। लेकिन फिर मुझे आया कि भाई जो है बशारुल असद को राइटर्स जैसी न्यूज़ एजेंसी जब हलाक कर सकती है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। तो वो जो है फिर आया कि भाई ये न्यूज़ कहाँ से उड़ी होगी, तो फिर वो पूरे का पूरा ध्यान आया। उसके बाद जो है उसके फौरन बाद एक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, वहाँ पे वीडियो फिर आया सदर पेज़ेश्कियान का। उसमें उन्होंने बहुत गहरी बातें कही। उन्होंने बोला कि मैं सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना तो बहुत दूर की बात है, इस मुश्किल हालत में मैं ईरान को या किसी भी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने मुल्क के लिए सर कटाने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताइए कि इतना बड़ा बयान आया उनका फिर, तो अब जो है वो सारे के सारे, लेकिन अभी भी गोदी मीडिया ने उनका इस्तीफा हटाया नहीं है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, एग्जिस्ट करने दीजिए। ट्रंप के शब्दों में अगर ईरान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अगर गोदी मीडिया बता रहा है कि नहीं वहां के राष्ट्रपति एग्जिस्ट करते हैं, तो ठीक है भाई, तो हम मान लेते हैं कि नहीं ईरान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गोदी मीडिया मान रहा है कि एक कंट्री है जिसके एक प्रेसिडेंट है।
चलिए बहरहाल, अब हम आते हैं दूसरी बात। एक अफवाह और उड़ाई गई, बहुत ज्यादा उसको प्रचारित किया जा रहा है। इसराइल ने वो जो है ब्यूफोर्ट कैसल, जिसको बोलते हैं अरबी में अल किलतुल मुकश्शफ, उस पर कब्जा कर लिया है। ये 1120 या 30 के अंदर गालिबन बना था, और जब ये क्रूसेड हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में वो मुसलमानों के कब्जे में आ गया। उसके बाद फिर जो है बीच में ये लोग आए, कब्जा किया। और लेटेस्ट अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 80s में जब एरियल शेरोन जो है डिफेंस मिनिस्टर था, वज़ीर आज़म नहीं था इसराइल का, तो उस वक्त जब बेरूत वगैरह के अंदर एक तरह से लेबनान के अंदर इसराइली फौज दंदनाती फिर रही थी, तो 1980 से लेके साल 2000 तक उस पूरे खित्ते पर और ख़ास तौर से इस किले पर इसराइल का कब्जा रहा, इसराइल का झंडा लहराता रहा। और फिर उसके बाद मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई हिजबुल्लाह कैसे पैदा हुई। तो जब कंट्री की मिलिट्री कमज़ोर हो जाती है तो फिर इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आती हैं जो गोरिल्ला वार लड़ती हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। भारत में आज़ादी की जंग भी ऐसे ही लड़ी गई थी, न कोई मिलिट्री थी, नहीं कुछ थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे लोग जिनको जैसे ऐसे समझ में आ रहा था वो लड़ रहे थे। चाहे वो अंग्रेज़ों को गोली मारना हो, अंग्रेज़ों के ऊपर बम हो, कुछ भी हो, जिसको जैसे ऐसे समझ में आ रहा था। चाहे अशफाकुल्ला खान हो जिन्होंने काकोरी ट्रेन वगैरह लूटा था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो एक वो तो खैर लाखों लोगों की फेहरिस्त बन जाएगी। तो कुल मिला करके होता यही है कि भाई जब जिस कंट्री के पास उस तरह की मिलिट्री नहीं होती कुछ और दुश्मन से लड़ने के लिए, तो फिर अवाम खुद उठ खड़ी होती है और वो अवाम ने गोरिल्ला जंग की और अवाम ने पूरी तायीद हासिल की। अवाम की तायीद हासिल हुई और हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन आई और उनको उखाड़ फेंका इसराइल को। अब इसराइल फिर इस वक्त वहीं गया है, पूरी दुनिया में प्रचारित किया जा रहा है, देखिए किले को दोबारा हासिल कर लिया। भाई आज के ज़माने में जब एंटी सैटेलाइट मिसाइल बन गया हो, जब एक से एक फाइटर जेट हो, तो आज के ज़माने में कोई आदमी बोले देखिए लाल किले पे भाई साहब, अब लाल किले की या किसी उसकी एक सेरेमोनियल वैल्यू तो है, कोई मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है उसकी। अब वो अजायब घर से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैसियत नहीं रखती। आज के इस मिलिट्री एडवांसमेंट के एरा में अगर कोई चीज़ हैसियत रखती है तो वो ये कि आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आपकी दिफाई हैसियत क्या है। बड़े बड़े ऊंचे महल, बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल अरब, बुर्जुल फलां, ये सब जो है हैसियत नहीं रखते। अब अगर ये सब हैसियत रखते तो आप बताइए कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर इतनी बमबारी की, तेहरान का जो टावर है जिसको बोलते हैं आज़ादी का, वो जो है पूरे का पूरा, क्या उसको कुछ नुकसान पहुंचाया? उनको ही पता है कि उसके अंदर क्या है। भाई वो एक बिल्डिंग ही तो है बस, न उसके नीचे कोई आदमी है न कुछ है, तो वो एक सिर्फ सेरेमोनियल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई मिसाइल है या कोई जो है S-400 है, वो कुछ नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलामती हैसियत तो है उसकी। अब उसको अगर गोदी मीडिया दिखाए देखिए लेबनान पे कब्जा हो गया है सब, तो उनको जानना चाहिए कि ये लोग आते हैं, ऐसे तातारी भी आए थे, मंगोल भी आए थे, ऐसा लगा कि पूरा मलिया मेट कर देंगे। उसके बाद आज मंगोल कहाँ हैं, ढूंढते रह जाओगे, जैसा सोशल मीडिया पे बोला जाता है ना कि भाई ढूंढते रह जाओगे। तो लोग आते हैं और जाते हैं, तारीख यही रही है, कौमें जिंदा वही रहती हैं जो मुसलसल जद्दोजहद करती हैं। जब मुसलमान ऐशो इशरत में डूबे रहे, जद्दोजहद तर्क की तो इसराइल मुसल्लत हो गया। इसराइल अभी भी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का साथ ले रहा है। लेकिन वो जिनसे जद्दोजहद कर रहा है अब उन्होंने भी जद्दोजहद शुरू कर दी है। तो मुझे एक चीज़ याद आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको, तो एक जो है 20-25 साल पुरानी बात है, तो एक साहब बोलते थे मुझे कि भाई हम जब फजर की नमाज पढ़ने जाते थे, तो जब नमाज पढ़ के आते थे तो देखते थे कि अंग्रेज, हम जब फजर की नमाज पढ़ने जाते थे तो देखते थे कि अंग्रेज टहल के वापस जा रहा है। आपको मालूम होगा कि भी मेरठ जो है बहुत बड़ी छावनी रही है अंग्रेज़ों के भी ज़माने में, और वहाँ से भारत की पहली जंग आज़ादी शुरू हुई थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर एक दौर ऐसा आया कि हमने देखा कि जब हम फजर पढ़ के आ रहे थे, तो जब हम फजर की नमाज पढ़ करके आ रहे थे, तब हमने देखा कि अब अंग्रेज टहलने जा रहा है मॉर्निंग वॉक पे। तो हमने उसी वक्त बता दिया था कि भैया अब अंग्रेज के जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ये भी हमारे जैसा हो गया है, बल्कि अब हमसे भी पिछड़ गया है, अब ये लेट जागने लगा है अंग्रेज। तो जब जो है अंग्रेज पे भारत का सब पूरा सवार हो गया, तो फिर उन्होंने बता दिया कि अब अंग्रेज जाने वाला है। तो अब ये जो इसराइली हैं ये सब है, अब आपने खुद ही अपने यहाँ प्रोग्राम चलाया था कि जो ऑर्थोडॉक्स हैं
उन्होंने बोला भैया हम फौज में नहीं जाएंगे। तो उनको पता है ना कि भाई अगला तो जान देने के लिए तैयार है, हिजबुल्लाह जान देने के लिए तैयार है, हमास जान देने के लिए तैयार है, ईरान जान देने के लिए तैयार है, क्या तुम जान देने के लिए तैयार हो? तो इनका एक फौजी मर जाता है इसराइल का तो पूरे जो है भाई ब्लैक डे घोषित कर दीजिए, नेशनल मॉर्निंग होगी, पूरा जो है ये सब जो है झंडा आधा झुकाया जाएगा। ईरान के अंदर बड़े बड़े लीडर चले जाते हैं और आवाम सड़क पे रहती है। तो ये दोनों जो है, तो ये जो है इस बात का इंडिकेशन है कि अब जो ये कारपोरेट लॉबी के जरिए खड़े किए गए मुल्क हैं इसराइल टाइप के, अब इनका जो है इंतकाल का या रहलत का वक्त आ चुका है। अब ये जो है बस एक तरह से मृत्युशैया पर हैं और मृत्युशैया पर जाने से पहले ये बस एक तरह से अपनी आखिरी महाजाराई कर रहे हैं। जंग होगी, भयंकर जंग होगी, पूरी दुनिया मिट जाएगी थर्ड वर्ल्ड वार में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास जो है, बहुत सारे मालिक ऐसे हैं दुनिया में कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो पूरी दुनिया को सैकड़ों बार खत्म करने के लिए काफी है। तो फिर पूरी दुनिया वहीं आएगी, कहाँ पे आएगी? फिर चौथी जंग अजीम होगी तो वो तलवारों से, पत्थरों से, तीरों से, इन्हीं सारी चीजों से लड़ी जाएगी। तो ये पूरी दुनिया को अमेरिका जो है कहने के लिए तो अमन चाहता है, लेकिन ये ढकेल रहा है उसी तरफ। तो मुझे लगता है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। अमेरिका अपना एतमाद खोता जा रहा है, एतबार खोता जा रहा है। ईरान के पास कोई वजह नहीं है कि वो बातचीत जारी रखे अमेरिका के साथ, क्योंकि एक तरफ आप बातचीत करते हैं, अभी आप देखिए लेबनान के साथ क्या हुआ था। अमेरिका ने बोला कि मैंने सीज फायर करा दिया है, वाशिंगटन के अंदर हो गया सब कुछ। 1 घंटे के लिए भी सीज फायर रहा कंट्रोल में? कभी सीज फायर अमल में रहा? नहीं रहा। शर्म शेख में बैठे थे, 60-70 ममालिक गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिख करके दिया था वहां पे, डीजे साहब ने, और वो क्या हुआ? तो वो डीजे बन गया उसका भी एग्रीमेंट का। क्या 1 मिनट के लिए भी फलस्तीन के अंदर जंग रुकी? तो सूरत हाल ये है कि फिर जो है एक तरफ आप ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं हमने डिफेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक अमेरिका ने किया है। भाई ये कौन सी है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक? क्या ईरान अमेरिका को मारने जा रहा था? शिकागो को, लॉस एंजलिस को, वाशिंगटन को, न्यूयॉर्क को, अलास्का को, कहीं नहीं जा रहे मिसाइल उसके, फिर आप क्यों आ गए? तो कुल मिलाकर ये है कि असल चीज क्या है, अमेरिका की 2 पावर है, एक है उसकी सिविल पावर जो कि अमेरिका में रहती है, एक है मिलिट्री पावर जो वो मिडिल ईस्ट में रखता है, जो उसके बेसेस हैं। पब्लिक हमारे यहाँ बोलती है देखिए कुवैत को मार रहा है ईरान, कतर को मार रहा है ईरान, सऊदी अरब को मार रहा है ईरान, यूएई को मार रहा है ईरान। ईरान किसी मुल्क को नहीं मार रहा है, वो अमेरिका के बेसिस को मार रहा है, अमेरिका की मिलिट्री को मार रहा है। तो उसके पास, ईरान के पास जो भी हमले हो रहे हैं तो वो मंगल ग्रह से नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मंगल ग्रह को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन मंगल ग्रह एग्जिस्ट करता है। तो मंगल ग्रह पे जहां से अटैक हो रहे हैं, मंगल ग्रह वहां जवाब दे रहा है। जी मुमताज भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा अपडेट दिया अब्दुल वाहिद साहब आपने, और तफसीलात भी बयान किए हैं। और यहाँ पे यादवेंद्र दत्त वो भी आ गए हैं, बहुत सारे हमारे साथी सब जुड़ गए हैं जो हमें बहुत ताज़ा ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं चलूँ ज़रा फिरोज बख्त अहमद साहब। जमील साहब कह रहे हैं कि क्या चेहरे से लग रहा है कि हमारे सदर साहब बीमार हैं, यानी फिरोज बख्त साहब। नहीं भैया, बीमार हमने कब कहा? कल तबीयत नासाज हो गई थी तो सबने दुआ की और माशाअल्लाह आज वो हाजिर हो गए। ये आपकी दुआओं का असर है, और तो हम कुछ कह नहीं रहे। अब यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा है कि मुमताज भाई अभी वो वार्ता करके युद्ध से बचता फिर रहा था, कम से कम अब उसे जंग के लिए तो आना पड़ेगा, और अगर युद्ध में नहीं आता तो उसकी हार फिर एक बार मानी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कहा कि ईरान का कदम बहुत अच्छा है। मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि ईरान को एक बार बातचीत से मना करना चाहिए कि नहीं करनी बातचीत। यादवेंद्र दत्त मिश्रा लिख रहे हैं, मुमताज भाई बात बंद करने के साथ 8 देशों के 20 अमेरिकी बेसों पर जो हमला ईरान ने किया उससे ट्रंप को सुनाई नहीं दे रहा। उसके पास सुरक्षा प्रणाली तो अब है ही नहीं, तो लड़ेगा क्या? कुछ नहीं बचा है, कह रहे हैं। इसी तरीके से अब्दुल माजिद साहब लिख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे हार्मोन्स इज क्लोज, क्या है ये? इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर सैफुद्दीन साहब ने लिखा है 5000 साल पुराने
एथिक्स यहाँ पे शहर क्या है तायर को तहस नहस कर दिया है। ये उनका वर्ल्ड हेरिटेज जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वो चुप बैठा है कि आखिर क्यों। बिल्कुल सही कह रहे। इसके अलावा यदीप साहब लिखा अब तो ईरान धमकी दी है कि बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। ये भी एक चीज आ गई। आप देखिए लगातार कुछ न कुछ चीजें सामने आ रही हैं और ईरान की तस्वीर सामने आ रही। तो मैं कबल इसके कि जाऊं फिरोज बख्श साहब पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए राशिद रिजवी साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे एक अच्छे रिसर्चर, चीजों को तलाश करते रहते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। लेकिन उससे पहले फिरोज बख्श साहब, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपको लग रहा है? 2-3 दिन से आप नहीं आए, कैसे हालात लग रहे हैं? ईरान ने तो कह दिया कि भाई बात नहीं करनी है, पहले लेबनान और दूसरी जगहों पे हमले रोक दो। जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं अब्दुल वाहिद साहब, राशिद साहब, बुंदेला साहब, राजपूत साहब, जमील साहब, नकवी साहब और बहुत से जितने भी हैं, और रेशमा बानो साहिबा, सबसे पहले तो आप तमाम हजरात और ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए दुआ करी। देखिए ऐसा है कि 60, 65, 70 के आसपास उम्र का वो ठहराव होता है, वो हिस्सा होता है कि कुछ पता नहीं होता कि कब जो है अल्लाह मियाँ फाइल मंगा ले। ये सब अल्लाह के मामलात हैं। और ये बता दूं कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, एक सलाम हमने फेर लिया सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे फेरने के लिए, सलाम फेरने के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह का करम चाहिए। यही है, एक सांस आ गया तो दूसरे सांस के लिए भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब हम तो उस स्टेज पे हैं, लेकिन बासूरत आप तमाम हजरात ख़वातीन वली सिफत हैं, आप शरीफुन्नफ्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के मुमताज़ साहब, आप सब ने दुआ की। दुआ जो है उसमें दवा से ज़्यादा ताकत होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया, उस सवाल के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक इसराइल का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस और वॉर एक्सपर्ट है, हैरेट्स अखबार के लिए काम करता है वो जर्नलिस्ट, उसका नाम है डैनी गुआरेस। उसने, अब वो इसराइल का है और वो तो झूठ बात नहीं लिखेगा, उसने ये सफाई के साथ लिखा है कि अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है और इसराइल उसके ऊपर सवार है, लिहाजा चांसेस ये हैं कि इसराइल भी डूबे। मुझे तो यकीन नहीं है इस बात पे, लेकिन जब गुआरेस ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई होगी, उसको अंदर की बातें पता होंगी। उसने आगे ये भी कहा है कि जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, उसने यानी ट्रम्प साहब का ताल्लुक है, ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू को तकरीबन साइडलाइन कर दिया है। ये बात भी ठीक है। तो इसराइल में असल में काफ़ी अच्छा, हाँ एक चीज़ और बता दूं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट तो है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है ये शख्स, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनके लिए खाना वगैरह ये उसका इंतज़ाम करता है। तो इससे अंदाज़ा यह होता है कि इसराइल में हालात ठीक नहीं हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खड़ी की गई है कि वो लोगों के खाने को देखें, उनकी ग़िज़ा उनको सही पहुंच रही है, वो अलग बात है, लोग छुपाते हैं हर चीज़ को, ठीक है। और इस चीज़ को भी इन्होंने काफ़ी हद तक छुपा के रखा कि हिजबुल्लाह जिस तरह के हमले कर रहा है और नॉर्दर्न इसराइल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह ने। हम नहीं चाहते जंग हो, कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन जब उन्होंने बैरूत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने 4000 लोगों को कौम अखवा मतलब यह है कि शहीद कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी अपने बचाव को आएंगे। और काफ़ी सारे जो मरकावा टैंक हैं तकरीबन 60 के करीब, वो भी जा चुके हैं, शायद ज़्यादा ही हों, मैं तो एक पुरानी खबर बता रहा हूँ।
تو یہ لوگ سچی خبر نہیں بتاتے. اب یہ ہے کہ اب رہی بات ایران کی، ایران کو انہوں نے ہلکے میں لے لیا. اب اس کی جو یہ سزا ہے یہ بھوگ رہے ہیں، اس کو یہ بھگت رہے ہیں. اور ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اب انہوں نے ایران کا سب رنگ دیکھ لیا، مزاج دیکھ لیا، آگے کے حالات کا بھی اندازہ لگا لیا. تو بجائے اس کے کہ جیسے ہیکسٹ وہ سنگاپور میں ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا ڈرامہ کر رہے تھے فوجیوں کے سامنے، وہ کر رہے تھے جو ڈنڈ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں یوگا کے اندر، ڈنڈ اٹھک بیٹھک کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے امریکہ کے پاس بڑے ہتھیار ہیں اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم جنگ کرنے والے ہیں. لیکن ایک ایکسپرٹ نے، امریکن ایکسپرٹ، نام یاد نہیں آ رہا اس کا، اس نے بھی لکھا ہے اس میں آپ کا نیو یارک کے ایک اخبار میں، میجر اخبار نہیں ہے، چھوٹا شاید دوسرے تیسرے نمبر کا اخبار ہے، نام ذہن سے نکل گیا. اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ایران کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے پرسنٹیج لکھی ہے. اس نے ایک بہت بڑی طاقت سے ایران ٹکرا رہا ہے، ایران اس کے آگے 30% ہے. لیکن جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، ایران کی طاقت اس کے آگے 60% ہے. یہ جب یہ لوگ خود مطلب امریکہ کے آگے کسی ملک کی 30% طاقت ہونا یہ ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے عبدالواحد صاحب فرما رہے تھے، جنگ ہوگی، بہت زبردست بھیانک جنگ ہوگی. اور اب یہ کہ تیسرے ورلڈ وار میں یہ جو ہے بدلے، یا پھر چوتھا ورلڈ وار جو ہے تلواروں سے اور اس طریقے ڈنڈوں سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن سخت جنگ جو ہے تیار ہے، جس کے لیے ایران نے پورا اپنا انتظام کر رکھا ہے. اور ایران نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم بے دریغ جو ہے حملہ کر رہے ہو اس کے لبنان کے اوپر، بہت زیادہ نقصان ہو گیا. آج میں دیکھ رہا تھا ایک میرے پاس، میں بلکہ یہیں انڈیا کے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل نے دھمکی دے دی ہے کہ ایران کے فلاں سدن علاقے میں کہ خالی کر دو. تو لوگ اپنا سامان لے کے، گاڑیاں لے کے جا رہے تھے. میں نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا، بڑا خوبصورت شہر ہے بیروت، میں کبھی گیا نہیں وہاں، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ مطلب اس پہ یہ بمباری کریں گے، اس کو غازہ بنا دیں گے. دل بڑا ٹوٹتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے، بڑی دہشت ہوتی ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اب لیکن ایران نے کہا ہے کہ اب تم باز آ جاؤ، اس کو برباد نہ کرو بیروت کو، اور لبنان کو بخشو، ورنہ پھر ہم آ جائیں گے سامنے. تو اللہ ایران کو ہمت دے، اس کو طاقت دے، اس کو مضبوطی دے، اس کے جذبے میں اور بھی اضافہ ہو. اور یہ ساری قوت جو ہے اللہ کی جانب سے آتی ہے، باقی ہتھیار تو سب بعد میں آتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر ایران کو انہوں نے اس وقت چھیڑ دیا تو یہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی کریں گے چچا ٹرمپ اور ان کے چھوٹے بھائی نیتن یاہو. جی ڈاکٹر